तो सेंटर ऑफ मास, मोमेंटम एंड कोलिजन एक इजी टॉपिक होगा बेटा, अगर आपको चीजें समझ में आ गई तो सेंटर ऑफ मास इट इज hypothetical location where all masses are supposed to be stored, where all masses are supposed to be stored. ठीक है, तो पार्टिकल सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स अगर लें, इफ यू टेक द सिस्टम ऑफ पार्टिकल, वो डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम हो सकता है और कॉन्टिन्यूअस पार्टिकल सिस्टम हो सकता है। तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स कैन बी discrete particle system and then you have continuous particle system. अब जो discrete particle system है बेटा, उसमें ऐसे पार्टिकल्स रखे हुए और इनका सेंटर ऑफ मास निकालना है, और कॉन्टिन्यूअस मास सिस्टम है, जैसे रॉड है, सेमी सर्कुलर रिंग है, डिस्क है, स्फीयर है, इस तरह के मास डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्टिन्यूअस होते हैं। तो होपफुली आपको पता चल गया कि सेंटर ऑफ मास वो लोकेशन होता है जहां पर हम लोग मानते हैं कि सारा मास स्टोर है, राइट। हटाते हैं इसको। तो सेंटर ऑफ मास डिस्क्रीट मास सिस्टम का कैसे डिफाइन होता है? कैसे डिफाइन होता है? RCM is summation MIRI by summation MI। इस बात को पहले समझें, ये सेंटर ऑफ मास का लोकेशन हो गया। जैसे अगर दो पार्टिकल है ऐसा, एक का मास m1 है और एक का मास m2 है, तो तुम करने वाले क्या हो बेटा कि तुम कहीं ऑरिजिन ले लोगे और देखो कि ऑरिजिन से ये कितनी दूरी पर है, मान लो r1 की दूरी पर है ना, या इसका पोजीशन वेक्टर r1 है और m2 का पोजीशन वेक्टर है वो है r2 है। तो RCM होगा m1 r1 प्लस m2 r2 बाय m1 प्लस m2। यहां पर कोई दिक्कत है? अब अगर ऑब्जेक्ट एक ही डायमेंशन में है तो XCM लिख सकते हो, m1 x1 प्लस m2 x2 बाई m1 प्लस m2। नीडलेस टू से हम लोग इसी तरीके से YCM और ZCM लिख सकते हैं, क्योंकि स्पेस में R क्या होता है, वेक्टरली R क्या होता है, xi कैप, yj कैप and zk कैप, and two vectors are equal when their x coordinate is equal to x coordinate, y coordinate is equal to and z coordinate is equal to z coordinate। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई। अब
अगर पोजीशन वेक्टर को डिफरेंशिएट करोगे बेटा तो क्या आ जाएगा? वेलोसिटी वेक्टर। तो VCM क्या लिख सकते हैं? VCM इज m1v1 प्लस m2v2 बाई m1 प्लस m2। आप इसको कितने भी पार्टिकल सिस्टम में एक्सटेंड कर सकते हैं। ACM क्या आएगा? m1a1 m2a2 बाई m1 प्लस m। तो हम लोग सब कम से कम डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम में सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन और सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन लिख सकते हैं अगर हमें पार्टिकल वेलोसिटी दी हुई है तो। इतना कॉपी कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते। क्लियर है? अब देखो बेटा, हमें मिला ACM, इसको लिख सकते हैं हम लोग समेसन MIAI अपॉन समेसन MI। अगर n पार्टिकल सिस्टम होता तो हम लोग लिख सकते थे ACM इज इक्वल टू m1a1 प्लस m2a2 mn बाई टोटल मास, राइट? लिख सकते हैं इसको, हम लोग लिख सकते हैं बेटा m टोटल इंटू ACM, और ये भी वेक्टर ही क्वांटिटी, m1a1 प्लस m2a2 कुछ देखा देखा लग रहा है कि यहां पर अगर कोई n पार्टिकल सिस्टम है या रिजिड बॉडी ही है और उसमें अगर n फोर्स लग रहा है ना, अगर n फोर्स लग रहा है तो उन सब फोर्स का जो वेक्टर एडिशन होगा वो किसके बराबर होगा? टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। इट इज इक्वल टू टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। दिस इज न्यूटन्स लॉ फॉर सेंटर ऑफ मास। मतलब समझाने के लिए, अगर कोई ऐसा पार्टिकल है और इसमें इस तरह के फोर्स लग रहे हैं, तो ये जो टोटल फोर्स होगा उसका वेक्टर सम किसके बराबर होगा? टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये अलग बात है कि रिजिड बॉडी है तो जो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है और अगर इसमें रोटेशन नहीं हो रहा है तो सबका एक्सेलरेशन सेम होगा। लेकिन दिस इज मोर यूजफुल इफ यू आर लुकिंग एट अ टू पार्टिकल सिस्टम। इस पे 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इसका मास है 1 kg। इस पे 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इसका मास है 2 kg। नेट फोर्स कितना लग रहा है? नेट फोर्स कितना लग रहा है? ये मत बोल देना 7 न्यूटन लग रहा है। 5 न्यूटन और 2 न्यूटन का डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। तो नेट फोर्स कितना लग रहा है? डिवाइडेड बाय जब 3 कर रहे हो तो तुम्हारा आ रहा है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसका एक्सेलरेशन? सेंटर ऑफ मास ऑफ दीज टू पार्टिकल्स। ये बात समझ में आ रही है? अभी जब हम लोग क्वेश्चन लेंगे तो ये बात आपको समझ में आएगी। मैं थोड़ा आपको समझाऊंगा इसको आगे। अभी ये क्लियर है?
तो यहाँ पर जो ये 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रहा है, दैट इज कमिंग द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। चेक कर सकते हो, इसका एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, इसका एक्सेलरेशन क्या है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। हम लोग वापस चलते हैं और देखते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 1 kg और जिसका एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकेंड। एक दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 2 kg और इसका एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर सेकेंड। इसका एसीएम क्या लिखते हैं 1 into 5 minus 2 into 1, right? Divided by total mass. वन मीटर पर है ना, आता 1 मीटर पर सेकेंड, यही है। अब इसका यूज देखते हैं कि यूज क्या है। यूजेस, तुम एक बोट पे खड़े हो और थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये जो वाटर है ना वो कोई फ्रिक्शन बोट पे नहीं लगा रहा है, या जो लगा रहा है वो नेग्लिजिबल है। तुम कभी बोटिंग गए हो तो जो बोट से तुम जंप मारते हो, कभी देखा है क्या होता है, बोट पीछे जाता है। तो जो बोट वाला होता है ना, जब आपको उतार रहा होता है वो बोट को अपनी तरफ खींच के रखता है। अगर वो नहीं खींचे तो पहला आदमी जब जंप करेगा तो बोट पीछे चला जाएगा, दूसरा आदमी जंप करेगा तो बोट और पीछे चला जाएगा। अगर उसमें 4-5 लोग हैं ना तो उस बोट वाले को वापस या तो पानी में घुस के बोट लेकर आना पड़ेगा। ऐसा क्यों हो रहा है, इस चीज को समझते हैं। तो देखो न्यूटन थर्ड लॉ तो हम सब लोग जानते हैं, जितना फोर्स तुम बोट पे लगाओगे उतना ही फोर्स बोट भी लगाएगा। तो एफ नेट कितना हो गया बेटा सिस्टम पर। अगर बोट और मैन को सिस्टम लेते हैं, बोट और मैन को सिस्टम लेते हैं तो एफ नेट कितना हो गया 0। अगर एफ नेट 0 है तो ए नेट कितना हो गया 0, है ना। अगर ए नेट 0 है और दोनों की वेलोसिटी इनिशियल 0 थी तो एस नेट कितना होना चाहिए। ये एस नेट किसका है, सेंटर ऑफ मास का। मतलब अगर तुम जंप करते हो और सेंटर ऑफ मास बोट और मैन सिस्टम का यहाँ पर है, तुम आगे जाओगे बोट पीछे जाएगा लेकिन सेंटर ऑफ मास अपने लोकेशन पे रहेगा, है ना। ये बात समझ में आ गई। अब इस तरह के क्वेश्चंस का आपको यूज पड़ता है, इस तरह के क्वेश्चंस आपको एससीबी में मिलते हैं। तो हम लोग पहले लिख लेते हैं, इफ देयर इज नो नेट फोर्स acting on the system and UCM center of mass या फॉर्म ही लिख लेते हैं UCOM is 0, then center of mass will not change its location will not change its location। सेंटर ऑफ मास अपने लोकेशन को चेंज नहीं करेगा, सेंटर ऑफ मास अपने लोकेशन को चेंज नहीं करेगा। अब कब, जब उस पे नेट फोर्स 0 लग रहा है और वो शुरू में नहीं चल रहा। बात समझ में आ गई। अभी नहीं आएगी बेटा, लेकिन क्वेश्चंस लेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब पहले सेंटर ऑफ मास के टर्म देखिएगा।
अगर ये सेंटर ऑफ मास थोड़ी देर के लिए मान लेते कि ऑरिजिन पर था बोट और मैन सिस्टम में, और आदमी राइट गया, तो आदमी के सेंटर ऑफ मास के लोकेशन के लिए आदमी का मास और उसका डिस्प्लेसमेंट जरूरी है। हाँ ना बोलते रहिए। मास ऑफ मैन एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन जरूरी है। अगर ये राइट में इसका वेट मान लो 10 आता है, वेट मतलब दिस इंटू दिस, अगर 10 आता है, बोट लेफ्ट में अगर -10 का वेट दे दे तो 10 और -10 क्या हो जाएगा? इसका मतलब क्या है कि ऐसे क्वेश्चन में हम लोग सेंटर ऑफ मास क्या है? वेटेड मीन है, m1 x1 प्लस m2 x2, ये वेटेड मीन है। तो अगर हम लोग बोले कि राइट मूवमेंट का वेट अगर इक्वल टू लेफ्ट मूवमेंट का वेट हो जाए, देन सेंटर ऑफ मास विल नॉट चेंज। बात क्लियर है? हम इस बात को समझने के लिए हम लोग एससीबी का क्वेश्चन लेते हैं। हम लोग यहाँ पर पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन मैं यहाँ पर एससीबी के लेता हूँ। एससीबी क्वेश्चन किसी पास बुक है क्या? तो मैं वो क्वेश्चन आपको डायरेक्टली दे रहा हूँ। बेटा आप लोग को जो डाउट सेशन हो रहा है ना, उसको आप अगर वर्कबुक नहीं बनाएंगे तो कितनी बार भी पढ़ा दिया जाएगा, इनका सवाल नहीं लगेगा। कितनी बार मतलब कितनी बार का मतलब कितनी बार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 ले रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 12 ले रहे हैं। अगर किसी ने बुक नहीं लाया है तो मैं पहले क्वेश्चन नंबर 7 लिख देता हूँ। वन kg का एक ब्लॉक है और उसका स्पीड है 1.5 मीटर पर सेकेंड और ये हॉरिजॉन्टल के साथ 37 डिग्री है। 1.2 kg का एक ऑब्जेक्ट है और ये ऐसे जा रहा है। 1.5 kg का एक ऑब्जेक्ट है और उसकी वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड है और वो इसके साथ 37 डिग्री बना रहा है। एक 0.5 kg का एक ऑब्जेक्ट है और वो 3 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। Then you have another object of 1 kg and it is making an angle 37 degree and its speed is 2 meter per second. Question बोल रहा है calculate velocity of center of mass. Right? ये पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर देख लेते हैं और दोनों क्वेश्चन को एक साथ करके लेते हैं। बोला मिस्टर वर्मा एंड मिस्टर माथुर, वो एक बोर्ड पे खड़े। मिस्टर वर्मा 50 kg के हैं और मिस्टर माथुर 60 kg के। तो ये वर्मा जी है और ये माथुर जी है और ये 60 kg। बोट बेटा एक रेगुलर बॉडी है और ध्यान में रखना कि रेगुलर बॉडी का सेंटर ऑफ मास उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होता है। तो बोट जो है वो खुद 30 kg का है और 4 मीटर लंबा है। कितना है? 40 kg का है। तो 40 kg का ले लो, कोई बात नहीं है बेटा। 4 मीटर लंबा है। ठीक, अब क्या होता है कि दे टू डिस्कस
ऑफ फिजिक्स प्रॉब्लम कम्स इन मिडिल, मतलब ये इधर आ जाते हैं और ये इधर आ जाते हैं, और सारे लोग अब मिडिल पर है, मतलब ये दोनों लोग मिडिल पर है। तो आपको बताना है कि बोट का डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ होगा और कितना हुआ होगा। बोट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ होगा देखिए। तो रफ क्वेश्चन में ट्राई करेंगे बेटा। क्वेश्चन को पहले कॉपी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 कैसे करना है ना, हम टाइम वेस्ट नहीं करते बेटा आपका, और मैं इसको पहले डिस्कस कर देता हूँ ताकि आप क्वेश्चन नंबर 7 कम से कम अटेम्प्ट ले पाए। अभी आप लोग 11th में हो, लेकिन बेसिक जल्दी से कर लोगे तो आपको फायदा होगा। सबसे पहले ये देखो बेटा कि आंख बंद करके m1 v1 लगाओगे तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन कर लेंगे। तो मान लो हमने ये कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया x एंड y। अब अगर आप याद करो तो बेसिक कोर्स में हम लोगों ने बोला इसको तोड़ेंगे, तो इस 1.5 के दो कंपोनेंट हैं। तो जरा देखते हैं m1 किसके बराबर है बेटा, 1 kg। v1 किसके बराबर है, बोलिए, -1.5 cos 37 i cap प्लस माइनस 1.5 sin 37 j। किसी को कोई दिक्कत है? देखिए बेटा, दिक्कत कुछ लोगों को तो होगी ही, अगर नहीं होगी ना तो दिक्कत हो जाएगी। देखिए बार बार हम आपको बताते हैं बेटा कि एज ए इंस्टीट्यूट वी आर वेरी क्लियर कि कौन सा इंडिविजुअल कितना पढ़ रहा है, हम लोगों को उसमें मेहनत कितनी करनी है। बट प्रॉब्लम स्टेटमेंट बड़ा सिंपल है कि वी वांट टू प्रोड्यूस 80% ऑफ मेन रिजल्ट। तो आप अगर बेसिक क्वेश्चन में गड़बड़ करोगे तो m2 कितना है, आवाज नहीं आई, 1.2 kg, और v2 कितना है बेटा बताइए, 0.4 जी। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? तो जल्दी से आप लोग ये कॉलम कंप्लीट कीजिए, m3 m4 m5। जिन लोगों को वैल्यू में दिक्कत है, sin 37 3/5 होता है और cos 37 ऑटोमेटिकली आप लोग निकाल सकते हो, राइट, 4/5। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो यू है 1.5 kg, 0.5 kg and 1 kg। V3 बताइए, V3 क्या है, माइनस cos 37 i कैप प्लस sin 37 j कैप। V4 कितना है, 3 i कैप है ना, और M5 के कॉरेस्पॉन्डिंग V5 कितना है बेटा, 2 cos 37 i कैप माइनस 2 sin 37 j कैप। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि बेसिक कोर्स में
जब वेक्टर पढ़ाया गया था तो कंपोनेंट तोड़ना क्यों जरूरी है ये आपसे पूछा है। व्हाई ब्रेकिंग द कंपोनेंट्स आर इम्पॉर्टेंट। अब आप निकाल लोगे, क्या करोगे बेटा, सारे वैल्यूज लिख लोगे और लिखोगे VCM इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2 M3V3 M4V4 प्लस M5V5 by total mass। by total mass। अब ये आंसर जो आएगा वो आई कैप और जे कैप के टर्म में आएगा। तो अगर मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो क्या कर लोगे, ऐड कर लोगे, है ना। और डायरेक्शन निकालना होगा तो tan इनवर्स dy/dx कर लोगे। ये सवाल आपका सॉल्व हो जाना चाहिए। तो यू कैन इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन, राइट। जल्दी से नोट कर लो इतनी चीजें, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हटाएं इसको। देखो मिस्टर वर्मा और मिस्टर शर्मा का क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो मेथड हम लोग सीखेंगे। तो पहला एक लॉन्ग मेथड है जिसको हम फर्स्ट मेथड बोलते हैं। जहां पर हमारे जो मिस्टर वर्मा थे वो 50 केजी के थे और मैं बोल रहा हूं कि वर्मा जी यहाँ पर है 50 केजी का, और ये मेरा ऑरिजिन था। Choosing the origin is very important step in center of mass। लेकिन different origin will give you different location, but it will give you the same physical interpretation। इस बात को हम लोग समझेंगे। पहले मैंने बोला ऑरिजिन मैंने यहाँ चुन लिया, तो मेरा सेंटर ऑफ मास इनिशियली कहाँ था, और सब कुछ सिर्फ एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, तो इसको एक्स एक्सिस के लॉन्ग ही लिख लेते हैं। तो मेरा एक सेंटर ऑफ मास आ गया बेटा 50 इंटू 0 प्लस 40 इंटू 2। बोर्ड का सेंटर ऑफ मास उसके बीच में होगा। ये बात अपने दिमाग में रख लो कि कोई भी रेगुलर बॉडी है उसका सेंटर ऑफ मास उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होगा। तो 40 इंटू 2, और ये जनाब 60 केजी के थे, तो 60 इंटू 4 बाय टोटल मास इज 150, राइट। सो हमें आ गया 32/15। लॉजिकल है बेटा, अगर ये इसका मिड पॉइंट है, हैवी आदमी इधर है, तो सेंटर ऑफ मास इधर ही शिफ्ट रहा होगा। तो ये अगर इसका सेंटर है तो आदमी सेंटर ऑफ मास यहाँ पर। अब जब बोट चल गया और मुझे पता नहीं कि बोट किधर गया, तो हम प्रिटेंड करते हैं कि बोट लेफ्ट आ गया, मतलब हमें नहीं पता। बोट लेफ्ट में भी आ सकता था, बोट राइट में भी आ सकता था, या मान लो बोट राइट चला गया। तो हमारा जो सेंटर ऑफ मास है अभी भी मेरा ऑरिजिन पे ही है। क्वेश्चन बनाने में
हम ऑरिजिन चेंज नहीं करेंगे, लेकिन अब सब लोग यहाँ आ गए हैं। कितनी दूरी है यहाँ से? 2, और बोट मान लो x चला था, किसी ने मान लो बोट मान लेता कि ये इधर चला गया है x, अब सेंटर ऑफ मास कहाँ होता? 2 - x पर, और ये क्या बोल रहा है कि सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है? लेकिन हमें पता है कि जितना फोर्स वर्मा जी ने बोर्ड पे लगाया होगा, बोर्ड ने भी वर्मा जी पे लगाया होगा, जितना मिस्टर माथुर ने लगाया होगा उतना बोर्ड ने भी लगाया होगा। तो अगर मैं बोर्ड, माथुर और वर्मा जी को सिस्टम मानूं तो नेट फोर्स क्या है? 0। बोर्ड पहले चल नहीं रहा था तो उसका इनिशियल सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी क्या था? 0। तो सेंटर ऑफ मास अपना लोकेशन चेंज नहीं करेगा, इसका मतलब उसको 32/15 पर ही होना है। तो हम जब 2 + x को 32/15 से इक्वेट करेंगे तो x आ जाएगा 2/15, मतलब कि बोट 2/15 मीटर से राइट में गया। लेकिन अगर किसी बच्चे ने अंदाजा नहीं लगाया था और जब वो कैलकुलेट करेगा तो उसको आ जाएगा -2/15। अब ये फिजिक्स का पावर है। फिजिक्स बोल रहा है कि बेटा लाल, तुमने क्या माना? बोट लेफ्ट में गया, लेकिन तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है? निगेटिव। इसलिए एक्चुअल में बोट किधर गया? राइट में। कितना गया? 2/15। ये बात क्लियर हो गई? अब इस क्वेश्चन का शॉर्ट मेथड क्या होता है? शॉर्ट मेथड क्या होता है? हम क्या करते? जादू से बोर्ड को पकड़ के रखते, जादू से बोर्ड को पकड़ के रखेंगे क्योंकि बोर्ड मूव कर रहा है। तो ये बंदा कितना मूव किया? 50 × 2। इसके मूवमेंट का, राइट मूवमेंट का वेट कितना है? 50 × 2। और ये कितना मूव किया? तो लेफ्ट मूवमेंट का वेट कितना है? 16 × 2। क्या दोनों बराबर है? नहीं। एक तरफ 100 आ रहा है, एक तरफ 120 आ रहा है। लेकिन हमें पता है कि ये बराबर होना चाहिए था। हमें पता है कि ये क्या होना चाहिए बेटा? बराबर। तो अब अपने जादू को हटाएंगे और बोलेंगे कि अब बोट उधर मूव करेगा जिधर वो कम है। तो ये राइट मूवमेंट का वेट था, इसलिए बोट कहाँ मूव करने वाला? राइट में। लेकिन जब बोट मूव करेगा तो उस पर बैठा हुआ आदमी भी मूव करेगा, तो बोट का टोटल वेट कितना हो जाएगा? 150 × x। और जब आप x निकालोगे तो क्या आएगा? तो अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के अंदर सिर्फ ये क्वेश्चन होता है कि बोट किधर मूव करेगा, तो आप देख लो लेफ्ट मूवमेंट का वेट, आप देख लो राइट मूवमेंट का वेट, और जिधर का वेट कम है बोट उधर ही मूव करेगा। तो ये राइट मूवमेंट का वेट वाइज राइट, मतलब ये आदमी राइट में गया और ये आदमी लेफ्ट में गया। हम अपने हिसाब से देख रहे हैं, है ना? ये इधर गया, ये इधर आता है, राइट? तो शॉर्टकट से आप बिना सेंटर ऑफ मास का लोकेशन निकाले हुए क्या बोल सकते थे? ये 2/15। ये क्लियर हो गया? अब बेटा लेते हैं है ना, अगर आपको किसी में छूट गया तो देख लो एक बार।
ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे क्या, कॉन्टिन्यूअस मास सिस्टम। कॉन्टिन्यूअस मास सिस्टम ये होता है लीनियर एरिया एंड वॉल्यूम। तो मास डिस्ट्रीब्यूशन लीनियर हो सकता है, एरिया पे हो सकता है, वॉल्यूम पे हो सकता है। तो लीनियर मास सिस्टम में जैसे रॉड है और आपको बोलता है कि रॉड का कोई सेंटर ऑफ मास निकालो, और थोड़ी देर के लिए सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग बोलते हैं कि ये रॉड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब इसका मास हर जगह सेम। इसका मास अगर m है, लेंथ l है, तो लैम्डा मास पर यूनिट लेंथ कैन बी रिटन एज m/n। देख सकते हैं? अब देखो क्या करो, ये रॉड बना कैसे, छोटे 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 टुकड़े में जोड़ दो। x डिस्टेंस पर तुम dx का विड्थ काट लो, काट लिया। अब क्या बोलेंगे कि इसका मास क्या होगा, इसका मास होगा dm, जो किसके बराबर होगा, लैम्डा dx के बराबर है। बात समझ में आ गई? अब dm मेरे ऑरिजिन से कितनी दूरी पर है, x की दूरी पर है, तो यहां पर अब हम इंटीग्रेट करेंगे। डिस्क्रीट सिस्टम में हम लोग क्या कर रहे थे, वैल्यू रख रहे थे, तो हम लिखेंगे x dm बाई टोटल मास, ये हमारा xcm आ जाएगा। तो मैं ये चुकी आपको करके दिखा देता हूं, m/l x dx बाई m। अभी बेटा रॉड चालू कब हुआ है, जब x का वैल्यू 0 है, और खत्म कब हो जाएगा, जब x का वैल्यू l है। अरे बेटा l लेंथ का अगर रॉड है तो इस पॉइंट के लिए x का वैल्यू क्या हो जाएगा, l। तो इसको कहां से कहां तक इंटीग्रेट करोगे, 0 से l तक। तो आ गया x dx 0 to l बाई l, ये आ गया x स्क्वायर बाई 2 divided by l, 0 to l, this will come as l/2. So center of mass at a distance l/2, लेकिन ये बात तो मैं पहले ही बता चुका हूं बेटा कि अगर कोई यूनिफॉर्म रॉड होता तो उसका कोई भी यूनिफॉर्म चीज है तो उसका सेंटर ऑफ मास उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होगा। जैसे डिस्क है तो उसके सेंटर पर, हॉलो स्फीयर है उसके सेंटर पर। लेकिन बहुत बार क्वेश्चन इतना आसान नहीं देगा ना बेटा कि डिस्क का पूछ रहा है, रॉड का पूछ रहा है, ऐसा तो पूछेगा नहीं। यू विल बी आस्क्ड क्वेश्चंस, है ना, आप और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यहां पर लिखते हैं बेटा, फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सेमी सर्कुलर रिंग। एक सेमी सर्कुलर रिंग लेते हैं जिसका रेडियस है r एंड मास m है, और मुझे पता करना है कि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। मैं पहले ऐसे पूछूं कि सेंटर ऑफ मास कहाँ लगना चाहिए, कहाँ लगता है कि कहाँ होना चाहिए इसका सेंटर। डेफिनेटली इसके सेंटर पर तो नहीं होगा, क्योंकि ऊपर वाला जो मास है और नीचे वाला जो मास है डिस्ट्रीब्यूशन वो बराबर नहीं है।
बेटा अगर ये रिंग होता तो हम देख कर बोल सकते थे कि जितना वेट ऊपर जा रहा है उतना ही वेट, इसलिए सेंटर ऑफ मास कहां पर होना चाहिए, सेंटर। लेकिन इसमें तो नहीं होगा, मास किधर डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऊपर की तरफ, इसलिए सेंटर ऑफ मास कहां पर होना चाहिए, ऊपर, सेंटर से ऊपर होना चाहिए। राइट और लेफ्ट हो सकता है, कैन माई सेंटर ऑफ मास कैन बी, मतलब अगर मैं पूछूं तो देखो बेटा कॉन्सेप्ट का वैल्यू होता है। अगर मैं बोलूं ये मेरा y एक्सिस है और ये मेरा x एक्सिस है, तो हम लोग एक चीज डेफिनेटली बोल सकते हैं कि इसका ये कोऑर्डिनेट 0 होगा। कौन सा कोऑर्डिनेट 0? x, क्योंकि x से y एक्सिस के राइट में और लेफ्ट में डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, सेम है, इसलिए इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहीं पर होगा। कहां पर होगा, यहां पर कहीं होगा। अब एग्जैक्टली कहां होगा ये बताना मुश्किल है ना, तो हमें यही पता करना। अब देखो इस तरह के क्वेश्चंस में सबसे पहले लैम्डा क्या लिख लोगे बताओ, m/πr, क्योंकि रिंग का मास सिर्फ उसके सरकमफेरेंस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो लैम्डा क्या हो गया, m/πr। अब क्या करो बेटा, अभी आपको समझ में आ रहा होता है जो लोग नीट का कि थीटा एंगल पर d थीटा का आपको क्यों पढ़ाया गया, मैं बार बार ये बोल रहा था आप थोड़ा समझो। अभी काफी लोग इस कोर्सेज में कितने पीछे चल रहे होंगे आप अंदाजा नहीं लगा सकते। तो रीजन है, और अगर पढ़ाएंगे भी तो पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे ये भी नहीं पता। तो ये r है, ये d थीटा है, तो बताओ यहाँ पर क्या आ रहा होगा, ये लेंथ कितना होगा, है कि नहीं। अब बेसिक कोर्स अगर किसी को नहीं पता है कि व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ थीटा इन रेडियन, दिक्कत है ना। थीटा इन रेडियन का डेफिनेशन था लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, बात समझ में आ रही है। तो यहां पर dm आ गया बेटा m d थीटा अपॉन पाई, है ना। लेम्डा इंटू आर डी थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया, आर आर कैंसिल हो गया, तो m d थीटा अपॉन पाई। ये तो डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। पाई एंगल सबटेंड करने वाले आर का मास m है, तो d थीटा वाले का मास क्या होगा, m अपॉन पाई d थीटा। चूंकि पाई एंगल इज m, तो वन एंगल वन रेडियन इज इक्वल टू m बाई पाई, तो d थीटा इज इक्वल टू कितना, ये लिख सकते हैं। अब इसके दो कोऑर्डिनेट्स हैं, x और y। y कोऑर्डिनेट क्या है बेटा, इसका बता दो। What is y coordinate of this? अबे ये r है, तो ये हाइट कितनी हुई होगी, r cos थीटा। अरे बाबा यही हाइट है ना, तो अगर ये थीटा है ये r है, तो ये क्या हो गया, r cos थीटा। x कोऑर्डिनेट है r sin थीटा। अब तुम्हारे पास दो कहानियां हैं, अब तुम चाहो तो x कोऑर्डिनेट भी निकाल लो, xcm लिख लेंगे, dm इंटू x कोऑर्डिनेट, राइट। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं बेटा, इसको समझना कि यहां पर एक मास है छोटा सा, इसके ठीक अपोजिट यहां पर एक मास होगा, है कि नहीं। अगर इसका x कोऑर्डिनेट x है तो इसका क्या होगा, -6, और वो दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, 0 0। तो हर एक पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग देयर इज अनदर पॉइंट
which will make the x coordinate as 0. Only this point has no symmetry, लेकिन इसका x coordinate खुद ही 0 है, इसलिए इसका xcm तो 0 आने वाला है। ये डायरेक्टली बोल सकते हैं बिना इंटीग्रेट किए। अगर नहीं बोल सकते तो भी हम लोग कर लेते, तो हम लोग लिखेंगे YCM इज इक्वल टू DM इंटू R cos थीटा डिवाइडेड बाई टोटल मास। अब दिक्कत कहाँ आएगी बेटा? दिक्कत यहाँ आएगी कि हमें ये पता करना पड़ेगा, हमें ये पता करना पड़ेगा कि हम इसको कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करें। अब ये बहुत लोगों को पता नहीं चलता, तो बताइए इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक होगा रॉड को कवर करने के लिए, सॉरी रिंग को कवर करने के लिए? थीटा कहाँ से कहाँ तक वैरी कर रहा है? तो देखिए बेटा यहाँ पर देखिएगा, मेरे इस मार्कर को देखिएगा, ये एंगल हमने थीटा लिया, ये रॉड यहां से चालू हो रहा है, मतलब हमारा एंगल यहां से स्टार्ट हुआ होगा और खत्म यहां पर होगा। तो अगर ये एंगल को हम π/2 लेंगे तो इस एंगल को क्या लेना पड़ेगा? -π/2। ये बात समझ में आ रही है? तो आप इंटीग्रेट कहां से कहां तक करोगे? -π/2 से π/2। दिख रहा है क्या? एक बात समझ में आ रही है? ये चलेगा क्या? अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा, मैं ये डायग्राम फिर से बना देता हूं। है ना? ये डी थीटा था। अब मैंने बोला कि हमने जो एंगल मेजर किया है वो यहां से यहां तक को थीटा लिया है। ये रॉड कहां से चालू हुआ, या ये रिंग यहां से चालू हुआ और यहां से खत्म। बात समझ में आ रही है? क्या लगता है? यही लगता है ना बेटा? ये अच्छा, हमें अपने इस वाले रेफरेंस से इस पॉइंट से चालू करना पड़ेगा और इस पॉइंट तक जाना पड़ेगा। तो ये एंगल कितना हो जाता? और ये एंगल क्या है? इसको थीटा लिया है तो इसको π/2 ले लिए, और बताया गया था ना कि क्लॉकवाइज को अगर पॉजिटिव लेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर इसको इंटीग्रेट कर लो, cos थीटा का इंटीग्रेशन -sin थीटा। क्या ऐसा क्या? अबे गधों, cos थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा है ना, cos थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा। तो कुछ भी बोल देते हो, जो भी लिख देंगे, 1 - -1 2r/π। So center of mass of a semicircular ring is at 2r/π। कहां पर है? 2r/π। क्लियर है? हटाएं इसको।
तो अभी हम लोग देखते हैं बेटा सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सेमी सर्कुलर डिस्क ऑफ मास m and radius r. अब यहां पर हमने एक डिस्क लिया है, ठीक है। यहां पर हमने एक डिस्क लिया है और डिस्क का सेंटर ऑफ मास हमें निकालना है। देखिए तो कोशिश कीजिए रफ में 2 मिनट देते हैं सोचने के लिए एटलीस्ट, सो दैट यू आर एबल टू थिंक। अब देखिए बेटा, अगर आपको काफी लोग बैठ गए हैं, अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो ऐसे समझो, ये एक एरिया एलिमेंट है कि नहीं, और इसका सिग्मा मास पर यूनिट लेंथ होगा m अपॉन पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। दिस इज mass per unit area. The mass per unit area is m divided by pi r square by 2 और 2 ऊपर चला गया, कोई दिक्कत नहीं। अब जस्ट इमेजिन कि हाउ दिस हैज बीन कंस्ट्रक्टेड। तो आपने बहुत छोटे छोटे रिंग को जिनका शेप क्या था, सेमी सर्कल था, जोड़ दिया। तो जब आप x डिस्टेंस पर dx का एक सेमी सर्कुलर रिंग काटते हैं तो उसका एरिया क्या हो जाएगा बेटा, पाई एक्स dx, है कि नहीं। लेंथ इनटू विड्थ होता है, वो एरिया होता है। तो लेंथ कितना है, पाई एक्स, और थिकनेस कितना है, dx। तो इसका मास कितना हो गया, सिग्मा इंटू dx। अब सिग्मा का वैल्यू क्या था बेटा, द वैल्यू ऑफ सिग्मा वाज 2m पाई आर स्क्वायर इंटू पाई एक्स dx, है कि नहीं। अब ध्यान दीजिए बेटा, 2m x dx बाई आर स्क्वायर, ठीक। अब इसी का हमको सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो हमें सिर्फ YCM ही मिलेगा, क्योंकि मेरे डिफरेंशियल एलिमेंट का XCM 0 है। तो YCM क्या होगा, XCM ऑफ माई डिफरेंशियल एलिमेंट। तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर है, 2r बाई पाई पर, और r का काम कौन कर रहा है, x। तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर है, 2x बाई पाई पर, और इसका मास कितना है वो हम निकाल चुके हैं, 2m x dx बाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई टोटल मास। अब बताओ मेरा x कहां से कहां तक वैरी कर रहा है। इस डिस्क को बनाने के लिए हमें
एक्स को कहां से कहां तक वैरी करवाना पड़ेगा? यहां देखो बेटा, तभी समझ पाओगे। पे योर अटेंशन ऑन द बोर्ड। ये एक्स कहां से चालू होगा? यहां से। और कहां पर खत्म होगा? कहां पर खत्म होगा? आर पर। ये बात समझ में आ रही है क्या? ऐसे बहुत सारे छोटू छोटू रिंग को ज्वाइन कर देंगे तो हमारा ये सेमी सर्कुलर डिस्क बन जाए। तो माई एक्स इज वेरिंग फ्रॉम वेयर? 0 to m से m कैंसिल हो गया। हमारे पास आ गया बेटा 4 पाई r स्क्वायर कांस्टेंट है, x स्क्वायर dx वेरिंग फ्रॉम 0 to r। क्या आ गया? 4 पाई r स्क्वायर r क्यूब बाई 3, आंसर आ गया 4r बाई 3। So center of mass of semicircular disc (0, 4r by 3). अब अगर आप सोचेंगे बेटा कि बिना मेहनत किए हुए हमको चीजें समझ में आ जाए, बहुत मुश्किल है। आप देख लोगे, समझ लोगे, लेकिन जब तक आप पेन नहीं चलाओगे ना, आपकी समस्याएं नहीं जाएंगी। तो सेमी सर्कुलर डिस्क का सेंटर ऑफ मास अभी एक क्वेश्चन एसटीडी से हम लोग लेते हैं और फिर देखेंगे कि नीट में या जेईई मेंस में किस तरीके से इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आते हैं। तो ये सब लोगों ने कॉपी कर लिया? तो क्वेश्चन नंबर ले रहे हैं बेटा हम लोग 11। क्वेश्चन नंबर 11 एससीबी। और ये इसके अलावा मैं एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन आपको करवाऊंगा जो कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इस कॉन्सेप्ट से मिलता है। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर जिनके पास बुक है, कभी मैं उन लोगों के लिए जिनके पास बुक नहीं है उनके लिए लिख दे रहा हूँ। फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ यूनिफॉर्म प्लेट हैविंग सेमी सर्कुलर इनर एंड आउटर बाउंड्री ऑफ R1 एंड R2। यहाँ पर क्या किया? उन्होंने आपको कुछ ऐसा दे दिया, बोला कि एक प्लेट है जो ऐसा है, जो बीच में खाली है, और इस तरह के क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स आपने एरिया में किए होंगे, लॉन में घास लगाना या ऐसा कुछ, या R1 और R2। तो आपको बताना है कि वेयर इज इट्स सेंटर ऑफ मास। अभी इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन यूज होता है कि सेंटर ऑफ मास का लोकेशन बताइए। देखिए तो ट्राई कीजिए। तो अगर आप पिछला डेरिवेशन समझे हो ना, तो बिना कुछ किए हुए तो उस डेरिवेशन को यूज करते हैं। You don't need to use the derivation डायरेक्टली आप लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11 एससीबी क्वेश्चन क्लास में लिखेंगे, क्लास में कॉपी में अटेम्प्ट रफ में।
DA पाई एक्स dx इसको करो, इसको ट्राई करो, उसको तो एज अ रेफरेंस यूज कर सकते हो. The inner radius is given as r1 if it is not visible, and outer radius is given as r2. देखो ना, इस सवाल को करने के दो तरीके मैं बताता हूँ. मान लो कि इसका सिग्मा सिग्मा है, ठीक. तो क्या करते, एक्स डिस्टेंस पर जाते और dx का एक रिंग काट लेते. क्या लिखते, सब कुछ सेम लिखते, 2x बाई पाई सिग्मा पाई एक्स dx, है ना, बाई सिग्मा पाई एक्स dx से इसका मास हो जाता, टोटल मास. अब जब ये डिस्क पूरा बना था तो हम x को कहां से कहां तक वैरी करवाएंगे, 0 से यहां पर कहां से वैरी करवाएंगे, r1 से r2 तक. बस सिग्मा तो कांस्टेंट है ना, पाई भी कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा, 2 भी कांस्टेंट है. तो तुम्हारे पास दो सिंपल इंटीग्रेशन आया, 2 बाई पाई ऊपर से बच गया एक्स स्क्वायर dx वैरिंग फ्रॉम r1 टू r2 डिवाइडेड बाई एक्स dx वैरिंग फ्रॉम r1 टू r2. है ना, क्लियर है क्या. 2 बाई पाई एक्स क्यू बाई 3 varying from r1 to r2 divided by x square by 2 divided by x square by 2 varying from r1 to r2. देखो कभी कभी कॉन्सेप्ट कितना बड़ा होता है कि सिर्फ ये समझना कि डिस्क बनाने के लिए रिंग के रेडियस को x से 0 से r तक वैरी करना पड़ेगा, जबकि अगर r1 तक खाली है तो x कहां से चालू होगा, r1 से, और कहां तक जाएगा, r2. तो ये एक मेथड हो गया, इसको लेट्स कॉल इट एज मेथड 1. बट मोस्ट ऑफ द टाइम बेटा आगे आने वाले चैप्टर्स में एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको बोलते हैं सुपरपोजिशन का कॉन्सेप्ट. सुपरपोजिशन का कॉन्सेप्ट, सुपरपोजिशन मतलब साथ में लिखना था, मैंने थोड़ा स्पेस दे दिया. तो सुपरपोजिशन का मतलब क्या है, ऐसे समझो. कोई बोलता है कि हम इस सिस्टम को ऐसे देख सकते हैं कि हमने एक R2 का डिस्क लिया, ठीक, हमने क्या लिया, एक R2 का डिस्क लिया और उसमें से R1 का डिस्क को घटा दिया. बात सही है कि नहीं. अगर R2 के डिस्क में से हम R1 काट कर भाग जाएंगे तो हमें ऐसा प्लेट मिल जाएगा. बात समझ में आ रही है कि नहीं. अब अगर आपको ये बात समझ में आ रही है, मैं इसको हटा दूं क्या, मैं इसमें करना चाहता हूं
तो यहाँ पर अगर ऐसा हम कर सकते हैं, तो हम इसका सेंटर ऑफ मास हमको पता है, इसका मास कितना होगा, सिग्मा इंटू पाई R2 स्क्वायर बाई 2, यही इसका मास होगा, इसको बोल देते हैं M2। और इसका मास कितना है बेटा, सिग्मा पाई R1 स्क्वायर बाई 2। बोलते हैं दो डिस्क्रीट सिस्टम है जिसका सेंटर ऑफ मास हमको पता है, दीज आर द टू डिस्क्रीट सिस्टम। तो इसका लिख सकते हैं YCM इज इक्वल टू M2Y2, तो सिग्मा पाई R2 स्क्वायर बाई 2 इंटू 4R2 बाई 3 पाई। देख लो जल्दी से कॉपी में, डिस्क का सेंटर ऑफ मास था, सेमी सर्कुलर डिस्क का सेंटर ऑफ मास था 4R बाई 3 पाई। तो इसका रेडियस अगर 4R2 है तो क्या हो गया, 4R2 बाई 3 पाई माइनस सिग्मा पाई R1 स्क्वायर बाई 2 इंटू 4R1 अपॉन 3 पाई डिवाइडेड बाई टोटल मास। सिग्मा पाई बाई 2, देखो जो सब में से कैंसिल हो रहा है क्या, है ना, 4 बाई 3 पाई कॉमन निकल रहा है, R2 का होल क्यूब माइनस R1 का होल क्यूब बाई R2 का स्क्वायर माइनस R1 का होल स्क्वायर। थोड़ा सिस्टमेटिकली लिख लें तो आ गया 4R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर R1 R2 बाई 3 पाई R1 प्लस दिख रहा है क्या, AQ माइनस BQ का फॉर्मूला लगा दिया। ठीक, अब चेक करते हैं कि क्या ये रिजल्ट सही आया। कैसे चेक कर लोगे, R1 को 0 रख दो और R2 को R रख दो। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो सिर्फ ऑप्शन से चेक कर लेंगे, R1 को 0 रख देंगे और R2 को R रख देंगे। क्या रहा है, 4R बाई 3 पाई, मतलब कि ये ऑप्शन करेक्ट होता। बिना कुछ बनाए हुए भी अगर हम थोड़ा सा होशियार रहेंगे तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में हमने क्या किया, ऑप्शन चेकिंग से इस सवाल को पढ़ेंगे। अब वो क्वेश्चन बनाने वाला अगर होशियार होगा तो वो ऐसे दो ऑप्शन दे सकता है, लेकिन बहुत बार लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो आप इस तरह के क्वेश्चंस वैल्यू पुटिंग से कर सकते हो। इस क्वेश्चन ऐसे भी के क्वेश्चन का अगर ऑब्जेक्टिव में आंसर दिया है, R2 को R रख दिया, R1 को 0 रख दिया और जिस ऑप्शन के लिए 4R बाई 3 पाई आ रहा है वही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो अगर चारों ऑप्शन को वो लोग ऐसे डिजाइन नहीं करते कि चारों ऑप्शन में ऐसा होगा, क्योंकि ये भी सोच लेना एक बड़ी बात है। तो दिस इज हाउ द सुपरपोजिशन कॉन्सेप्ट्स कैन बी अप्लाइड। आखिरी क्वेश्चन लेता हूँ, जो कि जिस तरह के क्वेश्चन नीट में या मेंस में आपको मिल सकते हैं। ठीक है, बड़ा सीधा सा क्वेश्चन है, ये क्लियर है ना, किसी को कोई डाउट होगा तो देखिए बेटा, डाउट तो थोड़े होंगे क्योंकि जिस लेवल पर आपको बताया जा रहा है थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, क्लास के बाद आपको पढ़ना पड़ेगा। और इसीलिए मैं रिकॉर्ड भी करवा ले रहा हूँ ताकि ऐसे क्लासेस कम से कम आप दोबारा आपको मैं करवा दूँ, दैट टू व्हेन यू आर फ्री। संडे को हम लोगों ने रिवीजन के लिए रखा है, कोई बच्चा 6 बजे भाग रहा है, कोई बच्चा 7 बजे भाग रहा है, पूरे डीपी में आपके पेरेंट्स ने कोई ध्यान नहीं दिया। ये सारे पेरेंट्स को बताया रहता है कि भाई सुबह में 3 घंटा
शाम रात में 3 घंटा बच्चा पढ़ लेगा, 6 घंटा पढ़ लेगा, इतना ही काम दिया। काफी पेरेंट्स ऐसे बोलते हैं बच्चा मेरी बात नहीं सुनता है। हम लोग सबको एक ही बात बोलते हैं, नहीं सुनता है चुपचाप मेरे हाथ हटा लीजिए, उसके बाद आप झेलिए, मेरे को नहीं झेलना। देखो बेटा, क्वेश्चन ये है कि एक ऐसा डिस्क था, ठीक है, तो डिस्क का सेंटर ऑफ मास तो उसके सेंटर पे हो, है ना, वही होगा ना बेटा। अब कोई क्या करता है, इसमें इतना डिस्क काट के भाग जाता है, मतलब ये जो पोर्शन है ना उसको वो काट के भाग जा रहा है, तो ये पोर्शन जो है वो काट के भाग जा रहा है। अब ये डिस्क ऐसा दिख रहा है, मतलब जो कटा हुआ पोर्शन है उसका जो डायमीटर है वो ओरिजिनल डिस्क के रेडियस के बराबर है। तो आपको बताना है कि वेयर द सेंटर ऑफ मास विल लाई। तो चलिए कीजिए, तो वेयर द सेंटर ऑफ मास विल लाई, इसको ओ ले लीजिए। तो फाइंड तो a disk of mass m and radius r a circular portion of diameter r removed as shown. Find the center. जो रिमूव पोर्शन है उसका सेंटर ऑफ मास निकालना। तो सुपरपोजिशन का जब बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन हो गया, लेकिन इसी तरह के क्वेश्चन आपको डिस्क में, स्फीयर में आपको मिलेंगे। क्या आ गया आंसर? ट्राई कर, लास्ट तक तो बनेगा ही। आगे देखो बेटा, ये तो बिल्कुल बच्चा वाला क्वेश्चन है ना। तो जिस लेवल पे आपको पढ़ाते हैं उसके बाद ये क्वेश्चन क्या है, ये तो नथिंग क्वेश्चन हो गया। इसका मास सेम है, इसका मास कितना है छोटे वाले का? तो छोटे वाले का मास कितना है जो पता है? m/4 है, क्योंकि ये एरिया एलिमेंट है। अगर रेडियस आधा करेंगे तो एरिया 1/4 हो जाएगा, क्योंकि एरिया ऑफ द सर्कल क्या होता है, पाई r स्क्वायर होता है। इसलिए इसका मास क्या हो गया, m/4।
अब ये दोनों रेगुलर शेप है, नहीं दिख रहा है क्या? ये दोनों रेगुलर शेप है। इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ था, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ है। तो लिख लो m इंटू 0 माइनस m/4 इंटू r/2 डिवाइडेड बाई 3m/4। यही एक cm हो गया, क्योंकि सेंटर ऑफ मास का दोनों का, अगर ये x ले लिए, इसको y ले लिए, तो y तो दोनों का 0 है। बेटा आप लोगों की बात आप लोग समझते नहीं हो, आप लोग को लगता है कि सब कुछ आसान है। बेटा अगर आसान होता ना तो हम लोग फुल में फुल रिजल्ट देकर यहाँ तक नहीं आते, है ना। कि आप लोगों को लगता है, देखिए किसी को नहीं पता चलेगा, तो मुझे तो पता चलेगा ना बेटा। आई स्टार्टेड दिस इंस्टीट्यूट एट एज ऑफ 25 और वहाँ से मैं लगातार 17-18 साल काम ही कर रहा हूँ। तो अगर रिजल्ट आने वाला है तो मुझे क्या दिक्कत है, घूमो फिरो -r/6, इसलिए सेंट्रल मास कहाँ, इधर कहीं लाई करेगा। अच्छा एक्सपेक्टेड था, इधर मास डिस्ट्रीब्यूशन कम है, इधर ज़्यादा है, इसलिए सेंट्रल मास कहाँ पर आएगा, r/6 पर आएगा। इमेजिन सेम क्वेश्चन कमिंग फ्रॉम ए स्फीयर, जहाँ डिस्क है उसको अगर स्फीयर कर देंगे, व्हाट डू यू थिंक व्हाट विल चेंज? जल्दी से निकालिए। तो अगर ये स्फीयर होता तो इस क्वेश्चन में क्या चेंज होता? क्या चेंज हो जाता बेटा? तो यहां पर इसका मास m लेते और इसका क्या लेते, छोटे वाले का m/8 लेते, बस। और तो कुछ चेंज नहीं होता। सीधे सीधे अगर स्फीयर देता तो हम लोग लिखते m इंटू 0 माइनस m/8 इंटू r/2 by 7m/8, and then in that question, that case the answer will come as -r/5. तो somebody is doing favor, right? अगर इस तरह के क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आ रहे हैं तो somebody is doing favor to you. If you are getting surprise, it's your problem. है ना? It's your problem. It's not the problem of the question देने वाले का प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि बेटा आप तो ये समझते हो ना कि डिस्क एरिया एलिमेंट है और एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एरिया एलिमेंट है, एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, आर। स्फीयर, सॉलिड स्फीयर एक वॉल्यूम एलिमेंट है। हॉलो स्फीयर कैसा एलिमेंट है? हाउ द हॉलो स्फीयर विल बी फॉर्म्ड? हॉलो स्फीयर एरिया एलिमेंट है, नहीं, क्योंकि उसका जो मास है वो सिर्फ एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड। रिंग एक लेंथ एलिमेंट है, डिस्क एक एरिया एलिमेंट। ये बातें बेटा तो बचपन में ही हम लोगों ने समझ ली थी कि यहाँ पर मास m/4 होगा और यहाँ पर मास m/8 होगा, क्योंकि वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 क्लियर है क्या? तो दिस इज इट फॉर द डे। ठीक है, हम लोग इसको एंड करते हैं। आप इसको रिवाइज कीजिएगा। कहां तक बना सकते हो? यू कैन सॉल्व टिल 14। तो कल इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे, कल कंटिन्यू करेंगे और हमको थोड़ा बायो का टाइम एडजस्ट करना पड़ेगा।